हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक राज एंड एम फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट। सो आज हम बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करेंगे। इसमें हम क्विक समरी देखेंगे पूरे चैप्टर की एंड हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है टॉपिक 9.1 दैट इज हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें हमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है दैट हम किस केमिकल का यूज़ करते हैं, दैट इज ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। हम जानते हैं एसिटिक एसिड इज CH3COH, तो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देते हैं, दैट इज ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें दो फ्रैक्शंस बनते हैं, एक को हम कहते हैं फिल्ट्रेट या फिर एसिड सॉल्युबल पूल, और एक को हम कहते हैं रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। फिल्ट्रेट के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और रिटेंटेट के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक और पॉइंट, लिपिड्स इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी वो रिटेंटेट में पाया जाता है क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेबल 9.1 बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से हमें बस दो तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट परसेंटेज, है ना। एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे दो अबंडेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है ऑक्सीजन एंड देन है कार्बन। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है? सबसे पहला है ऑक्सीजन एंड नेक्स्ट इज सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या दी हुई है? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। नाउ टेबल 9.2 बेसिकली इसमें सोडियम पोटेशियम ये सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हमें आते ही हैं। इस चैप्टर से बेसिकली आपको टेबल पे बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एज आपने देखा था नीट 2019 में दो क्वेश्चंस टेबल से ही आए थे। एक ब्लड फोर के ऊपर आया था और एक कॉन्कैनावलिन के ऊपर आया था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अमीनो एसिड्स। वी नो दैट अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। मीथेन क्या होता है? CH4। तो मीथेन में से दो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके एक की जगह हम लगाते हैं NH2 ग्रुप, एक की जगह लगाते हैं हम COH ग्रुप, एंड एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लगाते हैं R ग्रुप, दैट इज द एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप चेंज होगा तो अमीनो एसिड चेंज होता रहेगा। एंड हम उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं जिन पे चारों ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम अमीनो एसिड्स को भी अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। हम जानते हैं दैट देर आर 20 प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स इन द लिविंग सिस्टम, ठीक है। अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा है, 200 से 300 अमीनो एसिड्स है, लेकिन प्रोटीनोजेनिक दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस जो कि प्रोटीन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है। हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है दैट जीन ट्रांसक्राइब करता है टू फॉर्म mRNA एंड mRNA ट्रांसलेट करके बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि tRNA के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। कॉग्नेट tRNA के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट कोडॉन AUG मीथियोनिन के लिए कोड करता है, जो कि फॉर्माइल मीथियोनिन tRNA प्रोकैरियोट्स के अंदर और मीथियोनिन tRNA यूकैरियोट्स के अंदर लेकर आता है राइबोजाइम की तरफ, राइबोसोम की तरफ, सॉरी राइबोसोम की तरफ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमें डिफरेंट एग्जांपल्स को याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन थे? जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक कौन से? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। न्यूट्रल कौन से? वैलिन। एरोमेटिक कौन से? एरोमेटिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक तीन है, फिनाइलएलिलीन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन से होते हैं? ऑल सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जैसे सिस्टीन हो गया, मीथेनिन होगा। ये आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज विटर आयन का कॉन्सेप्ट। नाउ हम जानते हैं एट बॉडी फिजियोलॉजिकल pH अमीनो एसिड्स चार्ज्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द pH दे आर प्रेजेंट इन अ चार्ज फॉर्म, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन ज्विटर आयन हम उस स्पीशीज को कहते हैं जब NH3 के ऊपर प्लस हो और CO के ऊपर माइनस हो। हम जानते हैं दैट कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड होता है एज कम्पेयर टू द अमीन ग्रुप, ठीक है। इसलिए वो अपना H लूज करके बेसिक NH2 ग्रुप को दे देगा जिसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए हम CO माइनस और NH3 पॉजिटिव को देखेंगे। एंड जिस pH के ऊपर ये चीज़ होगी उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक pH बोलेंगे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक pH के ऊपर अमीनो एसिड स्पीशीज पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज नहीं होगा इसलिए वो किसी कैथोड की तरफ या किसी एनोड की तरफ जब हम उसको एक pH ग्रेडियंट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पर डालेंगे वो कैथोड या एनोड की तरफ नहीं भागेगा। एंड इसी मेथड की वजह से हम प्रोटीन्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन है। NCERT में बस विटर आयन दिया हुआ है, आइसोइलेक्ट्रिक pH की बात करी हुई है, लेकिन हमें उसका एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, दैट इज प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। इट्स वेरी ऑब्वियस क्योंकि नेट कोई नेट चार्ज नहीं है। अब सपोज बॉडी pH बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, ठीक है। एल्कलाइन होगा तो मतलब OH माइनस साइंस बहुत ज़्यादा होंगे,
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट प्रोटीन्स एक्ट एज बफर्स। हम जानते हैं ज्विटर आयन फॉर्म पर NH3+ है, तो NH3+ क्या करेगा, अपना H+ उतार कर मीडियम में डाल देगा, ताकि वो OH- को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, ये बफर एक्शन कहलाता है। एंड हेंस अब हम देखेंगे दैट अमीनो एसिड कैसे चार्ज का हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। हेंस बेसिक पीएच पर नेगेटिव चार्ज में रहेगा और एसिडिक पीएच पर पॉजिटिव चार्ज पे रहेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, इसलिए हमने देखा था वो रिटेंटेट में पाया गया था, इवन दो इट इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल, है ना, इट इज़ नॉट ए ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट बाकी मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है एंड वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाता है। नाउ सिंपलेस्ट लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड, ना कि ग्लिसरॉल। यहाँ पर मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सिंपलेस्ट लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड जिसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड आता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। नाउ पाल्मिटिक एसिड में होते हैं 16 कार्बन, ओलिक एसिड में होते हैं 17 कार्बन और लिनोलेइक एसिड में होते हैं 18 कार्बन। ठीक है, 16, 17, 18। एराकिडोनिक एसिड में होते हैं 20 कार्बन। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट एराकिडोनिक एसिड इज अ कंडीशनल एसेंशियल एसिड। आई रिपीट, इट इज अ कंडीशनल एसेंशियल एसिड। एसेंशियल क्या होता है, जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए एंड इसलिए हम उसे डाइट में लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एराकिडोनिक एसिड को हम बॉडी में बना सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट था कि इसे हम नहीं बना सकते, लेकिन हमें टाइम के साथ पता चला दैट इसे हम बना सकते हैं प्रोवाइडेड दैट लिनोलेइक एसिड अच्छी क्वांटिटी में हो बॉडी के अंदर। लिनोलेइक एसिड भी एक एसेंशियल एसिड है जिसे हम डाइट में लेते हैं। ठीक है, सो अगर लिनोलेइक एसिड होगा तो एराकिडोनिक एसिड बनेगा। लेकिन सपोज हमने इसे कंडीशनल क्यों कहा, क्योंकि अगर लिनोलेइक एसिड ही अगर हमें डाइट में नहीं मिल रहा है, दैट इज लिनोलेइक एसिड जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, अगर एसेंशियल फैटी एसिड है, सॉरी एसेंशियल फैटी एसिड है, अगर उसी की डेफिशिएंसी हो गई तो हम एराकिडोनिक एसिड को ही नहीं बना पाएंगे एंड उस कंडीशन में एराकिडोनिक एसिड विल एक्ट एज अ एसेंशियल एसिड जिसे हमें अपने डाइट में लेना होगा। हेंस एराकिडोनिक एसिड इज अ कंडीशनल एसेंशियल एसिड, इस बात को ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑयल्स हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको जिंजली ऑयल का एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। नाउ अभी हम आते हैं DNA RNA के ऊपर, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब हमें यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। हम जानते हैं DNA के अंदर थाइमीन होता है और RNA के अंदर यूरासिल होता है। हम ये भी जानते हैं दैट AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हम इन नाइट्रोजनस बेस को किसी शुगर के साथ जोड़ेंगे, चाहे वो डीऑक्सीराइबो शुगर हो, ठीक है, जिस पे 2' OH पर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना प्रेजेंट हो, या फिर राइबो शुगर हो जिसमें मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब ऑपोजिट फॉर्म में 2' कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, डीऑक्सी में 2' पर एब्सेंट होगा और राइबोस के अंदर 2' पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हम इसके साथ इसको जोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस को, तब हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल क्या है? अडीनोसिन, गोनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडिन एंड साइटिडीन। ठीक है, आप देख सकते हो नाम चेंज हो गया है। एंड जब हम न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ऐड कर देंगे, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। फिर से नाम चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने होंगे। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का दिखाया हुआ है, दैट इज ग्लूकोज, दिस इज राइबोज। ठीक है, आप देख सकते हो राइबोज में दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। हम जानते हैं जब हमने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था दैट फिफ्थ कार्बन के साथ ही आपका फॉस्फेट जुड़ता है, फर्स्ट कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है वाया N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पर फिफ्थ कार्बन पे जुड़ता है वाया फॉस्फो एस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ना होता है तो किससे जुड़ता है? फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइबो शुगर है एंड राइबो शुगर में 2' कार्बन पर OH प्रेजेंट होगा। अमीनो एसिड्स आपको 3 दिए हुए हैं और आपको तीनों के साइड ग्रुप्स पता होने चाहिए। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर कायरल कार्बन नहीं है। आपको 2 सिमिलर ग्रुप्स मिल गए तो कायरल कार्बन की प्रेजेंस नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। देन एलेनिन के अंदर होता है CH3 एंड सीरीन के अंदर होता है CH2OH। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलाकर हम ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ठीक है, 3
हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो 3 फैटी एसिड लगेंगे। जनरली जो पहला फैटी एसिड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन की वजह से किंक प्रोड्यूस होता है, किंक मतलब बेंड प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड की मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैट, ठीक है, इट इज ऑल्सो लिपिड जिसके अंदर CPP रिंग होती है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग, ठीक है। इसके अंदर 4 रिंग्स होती है, ABCD रिंग्स। 27 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जिसमें से 17 कार्बन सिर्फ रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हम जानते हैं दैट कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ हमें ये भी पता है दैट माइकोप्लाज्मा के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जनरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, उनके अंदर होपोनाइट्स पाए जाते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। नाउ फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का यहाँ पर एग्जांपल दिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है, एक फैटी एसिड की जगह आप एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा देते हैं ग्लिसरॉल के ऊपर, ठीक है। सपोज ये है, यहाँ पर एक फैटी एसिड लगाया, यहाँ पर एक फैटी एसिड लगाया, यहाँ पर फैटी एसिड की जगह आपने एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, इसलिए बन गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एम्पीफेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एक जगह हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा और एक जगह हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा। हाइड्रोफिलिक कौन सा होगा, चार्ज फॉस्फेट वाला एंड, एंड हाइड्रोफिलिक कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक कौन सा होगा, दैट विल बी द नॉन पोलर फैटी एसिड वाली टेल जो होगी, ठीक है। एंड ये हम स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं, दैट इज फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनती है वहाँ पर। यहाँ पर वही एग्जांपल दिया दैट एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यूरेसिल, यूरिडिन एंड यूरिडाइलिक एसिड। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जिन मेटाबोलाइट्स का हमें फंक्शन पता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन पता है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली क्या रोल है उसका लिविंग सिस्टम के अंदर, जिन मेटाबोलाइट्स के बारे में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है उसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं, ठीक है। सच एज अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ठीक है। हम जानते हैं ये सारे प्रोटीन्स बनाएंगे, ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे, ये हमें सारी चीज़ें पता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो सारी चीज़ें हैं जिनका हमें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमें नहीं पता है, उसकी थेरेप्यूटिक फंक्शन जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो वो हमें पता है। लेकिन जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट प्लांट से मिल रहा है एंड उसका यूज़ हम ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो प्लांट उस केमिकल को बना ही क्यों रही है, उसका क्या फंक्शन है, वो हमें नहीं पता है। दैट इज़ अनदर फैक्ट कि हम उसे अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करें, लेकिन प्लांट बॉडी में वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है उसका हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, ठीक है। ऐसे केमिकल्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। दैट इज टेबल 9.3 सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें आपको बिटवीन द लाइन्स पढ़कर आपको जानकारी निकालनी होगी, ठीक है। पिगमेंट्स सच एज कैरोटिनाइड्स एंड एंथोसाइनिन्स, हम जानते हैं एंथोसाइनिन्स वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं एंड साथ ही साथ कलर प्रोवाइड करते हैं। कैरोटिनाइड्स एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट होते हैं, एंटीना का काम करते हैं बेसिकली, ताकि एनर्जी को हम फनल कर सकें, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा है दैट कैरोटिनाइड्स फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी रिड्यूस करता है, उसकी चांसेस को रिड्यूस करता है। नाउ एल्कोलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडीन, हमें ये पता लगाना होगा दैट कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। दीज आर बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट, दैट इज पेपरवर सोमनीफेरम, फैमिली कौन सी, पेपरवेरेसी, एंड बेसिकली कहाँ से मिलता है, लेटेक्स ऑफ द अनराइप फ्रूट से मिलता है। मॉर्फिन एक बेसिकली पावरफुल पेन किलर है, और कोडीन हम जानते हैं दैट खांसी जब भी होती है हम कोडीन की दवा लेते हैं। देन नेक्स्ट इज टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से प्लांट से मिलता है, रूट ऑफ सिम्बोपोगन सिट्रेटस प्लांट से मिलता है। टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड रिसिन, एब्रिन मिलता है हमें एब्रस पेक्टोरियस से, रिसिन मिलता है रिसिनिस कॉम्युनिस से। लेक्टिन्स, कॉन्केनाबिलिन ए, ये नीट 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन, वेरी इंपॉर्टेंट। विनब्लास्टिन क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि हमें प्लांट विंका रोजिया से मिलता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है, ठीक है। एंड दूसरा है कुर्कुमिन, कुर्कुमिन हमें बेसिक मिलता है हल्दी से, हल्दी दैट इज कुर्कुमा प्लांट, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है हल्दी की, इसलिए आप देखते हैं हल्दी का दूध बहुत, कोविड टाइम में आप बोलते हैं कि हल्दी का दूध पिया करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके। नाउ रबर किससे बनता है, नेचुरल रबर हमें बेसिकली हीविया ब्राजिलेंसिस प्लांट से मिलता है, एंड इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, ठीक है। ये तो हमने अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर वाला चैप्टर जो है उसमें भी हमने पढ़ा है दैट इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। एंड आपके इसी चैप्टर के एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है
दैट व्हाट इज गम. गम बेसिकली क्या है? गम बेसिकली पॉलीमर होते हैं अरेबिनोज मॉलिक्यूल्स के. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात की हुई है. एंड नेक्स्ट एसिड सॉल्युबल फूड रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, ये बात करी गई है. 9.4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आपको टोटल सेलुलर मास के रिस्पेक्ट में कॉम्पोनेंट्स की बात करी गई है. वाटर इज 70 to 90, प्रोटीन्स 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स कार से आप याद रख सकते हैं CAR 3 लेटर्स तो 3%, लिपिड्स 2 to 5, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7. एंड ये बात आप याद रखना, न्यूक्लिक एसिड्स में RNA ज़्यादा होता है DNA से, ठीक है, कंफ्यूज मत कर जाना, RNA DNA से ज़्यादा होता है. तो आपको कैसे भी करके इस टेबल को याद रखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सर्कल कर रखा है. नाउ वापस प्रोटीन्स की बात की गई है. यहाँ पर प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स एंड हमने बात करी थी दैट इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स मेड अप ऑफ 20 प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स, जिनके हमने टाइप्स एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक सारे टाइप्स हमने पहले पढ़े थे. प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर. हम जानते हैं एक अमीनो एसिड एक पॉलीमर के एक प्रोटीन के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर बहुत तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे हेट्रोपॉलीमर कहते हैं, ना कि होमोपॉलीमर. यहाँ पर भी सिंपल सी वही बात है, एसेंशियल कौन से होंगे जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है एंड हम उसे डाइट में लेते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जिससे नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज GLUT4. GLUT4 enables the glucose transport into the cells. क्वेश्चन पूछा गया था विच इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन GLUT4 मेंशन किया हुआ था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था. हमें पता होना चाहिए दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ GLUT मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है. GLUT1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे होते हैं, जिसमें से सिर्फ GLUT4 होता है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक करवाता है. इंसुलिन हम जानते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज को कम करता है. ब्लड ग्लूकोज को कैसे कम करता है? वो ब्लड से उठाकर ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देता है. तो इस सेलुलर अपटेक के लिए जो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है वो है GLUT4. नाउ अदर फंक्शंस क्या है? कोलेजन हम जानते हैं इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में सबसे कॉमन मॉलिक्यूल, सबसे कॉमन प्रोटीन जो पाया जाता है दैट इज कोलेजन. ट्रिप्सिन हम जानते हैं, हमने पैंक्रियाटिक जूस में पढ़ा था. इंसुलिन एज अ हार्मोन अभी हमने बात करी. एंटीबॉडीज आर बेसिकली गामा ग्लोबुलिन्स, जब हमने बॉडी सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑफ मेनी टाइम्स, ठीक है. हमने पढ़ा था ग्लोबुलिन में हमने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा. अल्फा और बीटा बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं और गामा ग्लोबुलिन्स बेसिकली एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड गामा ग्लोबुलिन्स आर द ओनली प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर बट दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द बोन मैरो, है ना. सिंपल सी बात है. ये हमें सारी चीज़ें एक जगह पर हमें रिवाइज करनी है. Now this is also very important that collagen is the most abundant protein in the animal world whereas rubisco is the most abundant protein in the whole of the biosphere. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं. मैं आपको जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकले. नाउ व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है. पॉलीसैकेराइड्स आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है. हम जानते हैं ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है. नाउ यहाँ पर सेलुलोज की बात करी हुई है. सेलुलोज हम जानते हैं it is an unbranched polymer of beta D glucose, ठीक है. बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है. अल्फा डी ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन भी, ठीक है. लेकिन सेलुलोज किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का. एंड जब भी सेलुलोज का डाइजेशन होता है हमारे अंदर, ठीक है, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं सेलोबायोज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा दैट इनुलिन की क्लियरेंस से हम GFR का पता लगाते हैं, ठीक है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का पता लगाते हैं हम इनुलिन की क्लियरेंस से वजह से. एंड मॉर्फो भी हमने पढ़ा है दैट इनुलिन हमें कहाँ से मिलता है? रूट ऑफ डालिया प्लांट से मिलता है. रूट ऑफ डालिया, ठीक है. 3 चैप्टर्स की इंटरलिंकिंग हो गई, ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स में लिखा है इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. मॉर्फो में हमने पढ़ा था रूट ऑफ डालिया से मिलता है. एंड GFR GFR के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा. Now, starch I2 is blue in color. Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I2. ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. ये ग्लाइकोजन का आपको दिया है. हम जानते हैं ग्लाइकोजन को बॉडी किस में स्टोर करती है? मसल के अंदर और लिवर के अंदर. बेसिकली कौन से लिंकेजेस होते हैं? अल्फा 1,4 लिंकेजेस होते हैं, लेकिन जहाँ पर ब्रांच पॉइंट होता है वहाँ पर अल्फा 1,6 लिंकेजेस होते हैं. यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं. मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, राइबोलोज, ठीक है. राइबोलोज माने कीटोन प्रेजेंट होगा, राइबोज माने आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, जाइलोज यानी कि 4 कार्बन प्रेजेंट होगा, 5 कार्बन प्रेजेंट होगा आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप. एंड जाइलुलोज माने
कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होनी चाहिए। नाउ सुक्रोज के अंदर क्या होता है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये हम जानते हैं। एंड सुक्रोज क्या है, बेसिकली इट इज़ अ डाइसेक्राइड। और क्या एग्जांपल्स होते हैं डाइसेक्राइड के, माल्टोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज हम जानते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देता है, एंड माल्टोज में बेसिकली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। न्यूक्लिक एसिड की बात की हुई है, यहाँ पर बेसिक वही बात की रही है जो हमने पहले उसमें स्ट्रक्चर्स में देख लिया था। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज द सिंपल सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सबसे पहले बताया गया था बाय फ्रेडरिक सैंगर इन इंसुलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन में उसने बोला था बेसिकली 51 अमीनो एसिड्स होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। एंड उसमें 2 चेन्स होती है, हमने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा है दैट ए चेन होती है जिसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, और बी चेन होती है जिसमें 30 अमीनो एसिड्स होती है। एंड इंसुलिन का पता लगाने के लिए बॉडी के अंदर हम लोग सी पेप्टाइड ऐसे भी करते हैं, ठीक है। हमने हार्मोन वाले चैप्टर में बात करी थी। नाउ जब प्राइमरी मॉलिक्यूल प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने ऊपर वाइंड करता है तो हमें मिलता है सेकेंडरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के भी 2 एग्जाम्पल होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड चेन। अल्फा हेलिक्स में मतलब टर्न्स मारता है मॉलिक्यूल, या तो राइट हैंडेड टर्न या तो लेफ्ट हैंडेड टर्न, ठीक है। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैंडरवॉल फोर्सेज यहाँ पर अप्लाई होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, बेसिकली अमीनो एसिड्स के जुड़ते समय जो CONH बॉन्ड्स, CONH पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं उसकी बात होती है, एंड साथ ही साथ बाकी कोवलेंट बॉन्ड्स सच एज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात होती है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द अल्फा हेलिक्स एंड इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। शीट के जैसे स्ट्रक्चर बनता है। नाउ जब भी टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अपने ऊपर और ज़्यादा कॉइल अप करके वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग बेसिकली देखते हैं एक ओरिएंटेशन बनता है प्रोटीन का। सपोज एक प्रोटीन है जो कि एक मीडियम, जैसे पोलर प्रोटीन मीडियम सच एज वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, बेसिकली प्रोटीन अपने आप को ऐसे फोल्ड करेगा ताकि जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होंगे वो सरफेस के अंदर आ जाएंगे, एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स वो डीप विद इन बरी हो जाएंगे ताकि बाहर से उसका इंटरेक्शन ना हो सके। इससे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जिसकी हमने अभी बात करी। नाउ ये होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, लेकिन जब भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन से ज़्यादा चेन आ जाएगी, सपोज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का वो आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के रिस्पेक्ट में कैसे ओरिएंटेड है। सपोज हीमोग्लोबिन हम जानते हैं दैट H2 अल्फा 2 बीटा 2 होता है, ठीक है। 2 हेवी चेन, सॉरी 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स है, इसलिए यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं मायोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, मायोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट है, मसल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन लोड और अनलोड हो सकता है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, हेंस उसके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की प्रेजेंस की वजह से कोऑपरेटिविटी जैसे फिनोमेना की भी प्रेजेंस आती है। कोऑपरेटिविटी का मतलब जैसे हम जानते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर जब पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है वो थोड़ी मुश्किल के साथ जुड़ता है, लेकिन जब दूसरा जुड़ता है थोड़ी और इजीली जुड़ता है, तीसरा और इजीली, और फोर्थ सबसे इजीली जुड़ता है। इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी फिनोमेना, ठीक है। इसी की वजह से आपका हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का सिग्मोइडल पैटर्न आता है। आप अपनी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर खोल के उसके एक्सरसाइजेस को देखिएगा, उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिग्मोइडल पैटर्न ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। एनसीईआरटी में बात डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। उसका आंसर है कोऑपरेटिविटी फिनोमेना। एंड हम और एक फर्दर स्टेप जा रहे हैं, दैट इज ये किसकी वजह से पैदा होता है, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की वजह से पैदा होता है, ठीक है। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिए गए, आपको डायग्राम पता होना चाहिए, वेरी सिंपल। नाउ बॉन्ड लिंकिंग हम जानते हैं प्रोटीन्स के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड, सैक्राइड्स के अंदर बेसिकली वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमने बात करी थी फॉस्फोएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बैकबोन बनाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड चेन्स के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पर वही बात करी गई है। नाउ यहाँ पर BDNA की बात करी हुई है, यहाँ आप अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एट ईच स्टेप ऑफ असेंड द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री, 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स, ठीक है। 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स चलेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, 360 × 10 360 डिग्री। पिच होता है 34, दैट इज एक पूरे टर्न में। हेंस जब 10 पेयर आते हैं एक टर्न के अंदर, एक कंप्लीट टर्न के अंदर, तो एक बेस पेयर पर राइज कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। नाउ 9.10,
9 और 9.11 ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली लोग इग्नोर कर देते थे, ठीक है, हमें इग्नोर नहीं करना है। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया टर्नओवर का। टर्नओवर बेसिकली कोई भी केमिकल अपने बॉडी के अंदर, लिविंग स्टेट के अंदर कोई भी केमिकल एक स्टैटिक स्टेट में रहता है, स्टैटिक स्टेट में नहीं रहता है। बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम है जिसमें मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली टर्न ओवर हो रहे हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दूसरा तीसरे के में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम टर्न ओवर कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, सारी चीज़ डायनामिक है। नाउ हमने अपने पहले चैप्टर लिविंग में पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था दैट मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लिविंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। नाउ हम जानते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring inside a living system. These include both the anabolic reactions and the catabolic reactions. Anabolic reactions कौन सी होती है? Anabolic reactions वो होती है जिनमें हम किसी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, हम लोग बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, जिससे हम एंडरगोनिक, ठीक है, एंडरगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक कहते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में हम उसे एंडरगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शंस माने प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो आपकी सबस्ट्रेट से ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, तोड़ते हैं मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस माने आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी आपके सबस्ट्रेट से, ठीक है। इसी बेसिस पर हम डेल्टा एच का भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सर्गोनिक, एंडरगोनिक, ठीक है। नाउ यहाँ पर बात करी गई है दैट एक कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेटेड नहीं होते किसी भी लिविंग सिस्टम में अंदर, ठीक है। दीज आर बेसिकली लिंक्ड एंड इन्हीं लिंक्ड सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। एंड दीज मेटाबॉलिक पाथवेज कैन बी ईदर लीनियर सच एज ग्लाइकोलिसिस, सर्कुलर सच एज क्रेब साइकिल, और क्रिस क्रॉस ईच अदर सच एज हमने जो कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में पढ़ा था, दैट इज फिनाइल एलेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, टायरोसिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू डोपा, ठीक है। एंड डोपा से हम जानते हैं नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, ठीक है, मेलेनिन भी बन सकता है उससे। हम जानते हैं टायरोसिन से हमारा आइडोथायरोनिन्स बन सकता है, हमारा डोपा से डोपामीन भी बन सकता है ना। इतनी सारी चीज़ें, टायरोसिन को आप होमोजेंटिसिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एंड होमोजेंटिसिक एसिड फ्यूमरेट एंड एसीटेट में टूटता है वाया होमोजेंटिसिट ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसिट ऑक्सीडेज, ठीक है। ये एंटायर एक टी शेप स्ट्रक्चर बनता है क्रिस क्रॉस करता हुआ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेटाबॉलिक पाथवे एंड इट इज सच एन इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, जिसके लिए गैरेट को बहुत साल बाद जाकर रिकग्निशन मिली थी। ये आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। नाउ अगर फिनाइल कीटोनूरिया होता है तो फिनाइल कीटोनूरिया होता है मतलब फिनाइल एनिलिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, जिसमें फिनाइल एनिलिन एक्यूमुलेट करने लग जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुवेट के अंदर, ठीक है। अगर टायरोसिन इकट्ठा होने लग जाए सपोज किसी मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, कोई जीन काम नहीं कर रहा है, टायरोसिन इकट्ठा होने लग जाए, हम उसे कहेंगे टायरोसिनोसिस या फिर टायरोसिनीमिया। अगर होमोजेंटिसिट ऑक्सीडेज की कमी हो, ठीक है, डेफिशिएंसी हो, तो होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट करने लग जाएगा। बीमारी को हम क्या कहेंगे, एल कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। स्टैंडिंग में यूरिन ऑन एक्सपोजर टू एयर ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। डोपामीन की डेफिशिएंसी से हम जानते हैं, जो कि डोपा से बन रहा है, इसी मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है वो। डोपामीन पार्किंसंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पार्किंसंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जानते हैं दैट कोकेन, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था दैट कोकेन, कोकेन की वजह से क्या होता है, वो सिलेक्टिव रीअपटेक ऑफ द डोपामिन को इनहिबिट करता है ताकि डोपामिन का प्रोलॉन्ग्ड एक्शन हो। हेंस कोकेन इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट, ठीक है। यहाँ पर तो हमने और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। हम जानते हैं नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन भी डोपा से बनते हैं एंड उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़े हुए थे। थायराइड हार्मोन्स भी टायरोसिन से बनते हैं, हमने उसके भी फंक्शंस अपने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप एक सिर्फ सिंगल मेटाबॉलिक पाथवे से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। हेंस मेटाबॉलिज्म जहाँ पर भी होगा वहाँ पर लाइफ होगी, दैट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर नेक्स्ट है एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन द लिविंग सिस्टम। कैटलाइज कौन करता है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द मिडिल मैन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ये हम सिंपली जानते हैं। नाउ मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग में हमने सिंपली पहले ही बात कर ली हुई थी, व्हाट आर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एटीपी का, ठीक है। एटीपी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एटीपी बेसिकली कैसा मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ अ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करी गई है, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन थी दैट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैव टू रोल्स, दैट इज इट हैज डुअल रोल। एक तो पॉलीमराइजेशन का काम तो कर ही रहा है,
लेकिन साथ ही साथ आप दो हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी भी ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। एंड वहाँ पर उन्होंने एटीपी की भी बात करी है ना, उसी एटीपी का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, दैट इज एटीपी, इट इज़ अ राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबो शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, नाम से पता चल रहा है, दैट इज एडेनिन, एंड ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की बात करी गई है ना। एंड एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर आप ध्यान रखना 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 फॉस्फेट बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड्स है, दैट इज 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है सिर्फ वही हाई एनर्जी बॉन्ड कहलाता है। पहला वाला फॉस्फेट वाला बॉन्ड तो शुगर के साथ बन रहा है, दैट इज 5' OH वाले के साथ, दैट इज अ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, वो हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है। लेकिन जो 2 फॉस्फेट के बीच में अगले वाले बॉन्ड्स है, दैट इज हाई एनर्जी बॉन्ड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है, अगर हमें उसमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हम एटीपी रखते हैं, ठीक है। एटीपी का सेलुलर स्टोर हमारी बॉडी के अंदर होता है। नाउ एटीपी इज़ अ वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे ही बनता है थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, जल्दी से टूट जाता है, इसीलिए हम इसे करेंसी कहते हैं, ठीक है। करेंसी क्या है, आपने बैंक में स्टोर करी, जब चाहा आपने मर्जी निकाल लिया, दैट इज नोन एज करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी इसलिए नहीं ताकि एनर्जी को ड्राइव कर रहा है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। बचपन से हम यही चीज़ पढ़ते आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली करेंसी क्यों कहते हैं हम उसे, क्योंकि हम जब चाहे मर्जी एटीपी को सिंथेसाइज करके हम उसको कपल कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, दैट इज कपलिंग ऑफ energy into the physiological reactions to drive the metabolic pathways. This is a very important concept. Now, living state 9.11 very important. Living state is synonymous with the metabolism. ठीक है, हम जानते हैं that हमारी बॉडी का बेसिक मतलब, इतने सारी बॉडी सिस्टम्स का बेसिक मतलब बस इतना ही है, ताकि एक सेल के अराउंड, मतलब एक सेल के अराउंड एक कॉन्स्टेंसी मेंटेन हो सके, ठीक है, कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन पहुंचे एंड कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड CO2 का हो सके, ठीक है। CO2 को कॉन्स्टेंटली बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करना है सेल को। सारे बॉडी सिस्टम मिलकर बस यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इसी प्रोसेस को द मैकेनिज्म बाय विच अ कॉन्स्टेंसी इज मेंटेन्ड अराउंड अ सेल डिस्पाइट एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टैसिस, ठीक है। आई रिपीट, constancy of the internal environment despite an ever changing external environment is known as होम्योस्टैसिस, ठीक है, इज नोन एज होम्योस्टैसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हुआ, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक सेल रहता हो, ठीक है, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक सेल रहता हो, तो सेल किस एनवायरनमेंट में रहता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरनल एनवायरनमेंट इज बेसिकली द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड हम जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 2 चीज़ें आ जाती है, आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और आपका दूसरा है ब्लड वॉल्यूम, जो कि है प्लाज्मा वॉल्यूम, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर जो कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने की प्रोसेस होती है उसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं, एंड होम्योस्टैसिस मेटाबॉलिज्म के साथ कोइंसाइड करता है। नाउ हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स को कॉन्स्टेंटली वर्क करना होता है, तो हम ये भी जानते हैं दैट इक्विलिब्रियम के अंदर वर्क नहीं होता है, इक्विलिब्रियम के अंडर वर्क नहीं होता है, इसलिए द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं ताकि हम लोग एनर्जी को यूटिलाइज कर सके टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, अगर हमें नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना पड़ेगा तो बेसिकली हमें किसी सॉर्ट ऑफ एनर्जी इनपुट चाहिए होगा। ये एनर्जी इनपुट बेसिकली कहाँ से आ रहा है, आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन से, जो कि हमने पहले बात करी थी, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस, एंड उस एटीपी उस एनर्जी का हमें क्या कहते हैं, एक सिनोनिमस फॉर्म क्या हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज एटीपी। सो एटीपी इक्विवेलेंट टू एनर्जी इनपुट थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म सिनोनिमस इज द लिविंग स्टेट, एंड लिविंग स्टेट इज बेसिकली नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की हमने होम्योस्टैसिस में बात करी, और नॉन इक्विलिब्रियम ताकि वो फंक्शन को परफॉर्म कर सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ सॉरी अगर आपको मेरी पेस थोड़ी फास्ट लग रही होगी, कि मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा फंबल भी कर रहा हूँ, वेरी सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज एप्ट, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। नाउ ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल इज 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, द यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिलीमोल पर लीटर। नाउ एक्चुअली मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिस कर गया हूँ, मैं आपको वापस ऊपर लेकर जाता हूँ। नाउ जैसे हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करी थी, यहाँ पर हम बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड्स की भी बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए छोटा सा निमोनिक है, दैट इज प्राइवेट टिम हॉल।
प्राइवेट टिम हॉल। नाउ बेसिकली इसके अंदर से जो ए वाला पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू आर्जिनिन। आर्जिनिन इज नॉट एग्जैक्टली अ एसेंशियल अमीनो एसिड, इट इज़ अ नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो अगर आपसे पूछा जाए कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, आप बोलेंगे 9, ठीक है 9 इंक्लूडिंग हिस्टडीन। हिस्टडीन के ऊपर पहले कंट्रोवर्सी थी लेकिन बाद में बता दिया गया दैट अडल्ट इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। नाउ प्राइवेट टिमहॉल PVT TIMHALL, ठीक है, फिनाइलएलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। आर्जिनिन मैंने अभी बोला नॉन एसेंशियल है, ठीक है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। मेरे को अभी बेसिकली याद आ गया था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उसको इंक्लूड कर दिया हुआ है। नाउ केमिकल रिएक्शंस वही बात करी गई है, एंजाइम सॉरी बेग योर पार्डन, एंजाइम्स की बात करी गई है। हम जानते हैं एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स एक्सेप्ट फॉर राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स किससे बने होते हैं? कैटालिटिक आरएनए से बने होते हैं। एंड हम ये भी जानते हैं दैट राइबोजाइम्स की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमस चेक ने करी थी, CECH, थॉमस चेक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। नाउ एंजाइम्स हम जानते हैं कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अगर एंजाइम्स कैटलाइज ना करें केमिकल रिएक्शंस को तो बहुत स्लो रिएक्शंस चलेंगी, ठीक है। एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को फास्टन अप करते हैं। कैसे फास्टन अप करते हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करते हैं, ठीक है। ये तो सब लोग जानते हैं दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एंजाइम की वजह से, लेकिन कैसे? बेसिकली अगर दो सबस्टेट्स इन्वॉल्व है एंजाइम के अंदर, ठीक है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर दो सबस्टेट इन्वॉल्व है एंड एक एंजाइम है, तो एंजाइम बेसिकली क्या करेगा? उन दोनों सबस्टेट को अप्रॉक्सीमेट करवाएगा, ठीक है, उनको पास पास लाएगा ताकि उनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स बन सके और टूट सके, मतलब प्रीवियस बॉन्ड्स टूट सके और नए बॉन्ड्स बन सके, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन करवाएगा। और सपोज अगर एक ही सबस्टेट है तो उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी काम आती है, दैट इज वो मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट इज सबस्टेट मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है ताकि बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। इसी वजह से एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है एंजाइम जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, ठीक है। ये याद रखना दैट एंजाइम्स कभी भी डेल्टा एच, ठीक है, फ्री रिएक्शन ऑफ द एनर्जी को कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री में अरेनियस इक्वेशन पढ़ी होती है तो आपको पता होता है दैट E⁻⁻⁻RT वाला फैक्टर आता है। हम जानते हैं सिर्फ टेम्परेचर उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना। नाउ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम अमाउंट्स में इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन सेम अमाउंट में इंक्रीज होती है। इसलिए जो इक्विलिब्रियम वाली डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज के वाली चीज़, ठीक है, वो कभी भी इफेक्ट नहीं होती है। सिंस EF और EAB अगर आपने एरेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, वो इफेक्ट होते हैं। लेकिन ओवरऑल सिंस डेल्टा एच चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, फाइनल इक्वेशन में डेल्टा एच आता है, सिंस डेल्टा एच को चेंज नहीं कर रहा है एंजाइम, हेंस के की वैल्यू सेम रहती है। नाउ यहाँ पर एग्जांपल इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? CO2 और वाटर को कैटेलाइज करता है ताकि वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। याद रखना दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटेलाइजेस बोथ द डायरेक्शंस, इट कैटेलाइजेस बोथ द डायरेक्शंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड ये मोस्टली RBC के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ के अंदर प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है। ये आपका बॉडी सर्कुलेशन वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। नाउ हम जानते हैं एंजाइम का दो मॉडल हमें पता है। फिशर ने दिया था लॉक एंड की मॉडल, जिसके हिसाब से एंजाइम इज प्री शेप्ड, इट इज प्री फॉर्म्ड एंड इट इज रिजिड, दैट इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब एक पर्टिकुलर ताले के अंदर एक पर्टिकुलर चाबी ही लग सकती है, कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कोशलिन ने इसको बाद में रिजेक्ट कर अपनी एक थ्योरी दी थी, दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसके हिसाब से एक्टिव साइट जहाँ पर बेसिकली अमीनो एसिड्स रहते हैं, एक्टिव साइट इज बेसिकली फ्लेक्सिबल, ठीक है। एक सबस्ट्रेट आएगा एंड वो किसी एंजाइम की तरफ बाइंड करेगा एंड वो एक्टिव साइट को चेंज करेगा, उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एक तरह मतलब एकदम अच्छी तरीके से सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर फिट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर बेसिकली एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसको सब इग्नोर करते हैं, दैट ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ES मॉलिक्यूल ऑफ एन ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम कैटालिसिस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्लिगेटरी, मतलब और कोई चारा ही नहीं है, इट इज मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, मिलकर ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड फाइनली उससे प्रोडक्ट बन जाता है। एंजाइम बिल्कुल विदाउट एनी चेंज वापस रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये हम सब बात जानते हैं। ये बात मैं कर रहा था। अब आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है, दैट इज प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है, हेंस इट इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एंड हम जानते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है एंड साथ ही साथ कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एक्सर्गोनिक रिएक्शंस बेसिकली देखी जाती है। नाउ आप देख सकते हैं विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी का फर्क है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम में कम है। लेकिन आप देख लो दैट ये एरो बेसिकली डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा एच को चेंज नहीं किया है, सबस्ट्रेट की एनर्जी वही है, प्रोडक्ट की एनर्जी वही है, बस एक ऑल्टरनेटिव पाथ को प्रोवाइड कर रहा है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो ताकि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके। एंड हमने बात की थी ये एग्जैक्टली एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है। नाउ यहाँ पर वही बात है, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन हमने बात कर ली थी। एंड इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, देयर इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वही इंड्यूस फिट मॉडल को बेसिकली यहाँ पर विदाउट मेंशनिंग इट उन्होंने उसको मेंशन कर दिया, प्लीज पढ़े। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस, ठीक है, इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। यही तो इंड्यूस फिट मॉडल है भाई साहब, जिसको किसने दिया था, कॉस्टलैंड ने दिया था। फिटिंग मोर टाइटली एंड एक्यूरेटली अराउंड द सबस्ट्रेट। Now, the active site of the enzyme, now in close proximity of the substrate, breaks the chemical bonds and the new enzyme product complex is formed. Enzyme releases the products and the free enzyme is ready to bind for another molecule of the substrate and hence repeat the chemical reaction. Now, factors affecting enzyme activity में आपको ये 3 ग्राफ्स याद होने चाहिए। pH मतलब एक पॉइंट तक pH बढ़ाने पर आपकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है। सिमिलरली टेम्परेचर के साथ अप टू 40 डिग्री सेल्सियस जनरली अगर आप एंजाइम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन बियॉन्ड दैट एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं अगर प्रोटीन्स का हम एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सिंस प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट आएगा तो प्रोटीन से बने एंजाइम्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। सिंस प्रोटीन डीनेचर हो जाता है हायर टेम्परेचर्स के ऊपर, एंड आपको ये बात भी ध्यान रखनी है दैट डीनेचुरेशन never affects the primary structure. Denaturation never affects the primary structure of the protein molecule, ठीक है, ये भी आपको बात याद रखनी है। सिंस हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर बियॉन्ड अ फिजियोलॉजिकल पॉइंट बढ़ाने पर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से है सबस्ट्रेट का क्या फर्क पड़ता है ऑन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, जो कि एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइपरबॉलिक फॉर्म का एक आपको कर्व देखने को मिल रहा है। दैट इज जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एंड ये ग्रीन और ब्लू वाली बेसिकली मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ताकि आपको एंजाइम इनिबिशन का भी कॉन्सेप्ट समझ आए। सो प्लीज फोकस ऑन दी ब्लैक लाइन, ठीक है। वी मैक्स अटेन हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट। वी मैक्स क्यों अटेन हो जाता है? क्योंकि आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम ऑल दी एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल आर सैचुरेटेड, ठीक है, और फर्दर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक फर्दर पॉइंट के बाद आपकी वी मैक्स अटेन हो जाती है एंड नो फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज सीन। नाउ जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर Vmax/2 की वेलोसिटी ऑब्टेन होती है उसे हम Km कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन कंफ्यूज मत करिएगा, इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच Vmax/2 वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्टेन, ठीक है। जितना कम Km की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एंजाइम की एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट के लिए। क्या बोला मैंने? जितनी कम Km की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की। कैसे? Km मॉलिक्यूल क्या है? बेसिकली इट इज़ अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जितना Km वैल्यू कम होगा मतलब कम से कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर Vmax/2 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, मतलब ज़्यादा जल्दी रिएक्शन अकर हो रही है। Km की मतलब वैल्यू को क्या सिग्निफाई करता है? बेसिकली कम से कम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन कैटेलाइज हो गई, मतलब ज़्यादा जल्दी हो रही है रिएक्शन, ज़्यादा जल्दी हो रही है मतलब एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए अच्छी खासी है, इसलिए लो Km हाई एफिनिटी, हाई Km लो एफिनिटी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर वही बात करी हुई है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन का कॉन्सेप्ट कहता है बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनिबिशन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। ये मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में बेसिकली 4 तरह के आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड, ठीक है। क्या बोला मैंने? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर भी 4 है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड।
हमें बेसिकली इसमें से कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव को ही पढ़ना है. नाउ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बेसिकली क्या होता है, जो इनिबिटर होता है दैट स्ट्रक्चरली इट मिमिक्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ठीक है, इट इज ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, जो कि मैंने अभी बोला मिमिक करता है क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. हेंस इनिबिटर एक साइड के जो ऊपर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइड. इनिबिटर एक ऐसी साइड पर जाके जुड़ जाएगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द आपकी एक्टिव साइड, ताकि सबस्ट्रेट उसके ऊपर जुड़ ना सके एंड प्रोडक्ट ना बन सके. दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. एंड ऑब्वियसली बात है, अगर हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को ओवरकम करना चाहते हैं तो हम अपनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे. ठीक है, इट इज़ ऑल अ केस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट की ज़्यादा चांसेस होगी, सबस्ट्रेट का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा टू जॉइन टू द एक्टिव साइड एंड दस बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, है ना. लेकिन अगर एंजाइम इनिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, इट इज़ बेसिकली द खेल ऑफ आपका कॉन्सेंट्रेशन. ना इसके एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए. इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस. इसका बस जिक्र किया हुआ है, हमें लेकिन पता होना चाहिए. बेसिकली सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड क्लासेस ऑफ ड्रग्स इनिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इन द बैक्टीरिया. ठीक है, हम ये बेसिकली बैक्टीरियल पैथोजेंस के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं. बैक्टीरियल सेल्स के अंदर फॉलिक एसिड चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, इसलिए अगर हम फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी क्रिएट करवा दें बैक्टीरियल सेल के अंदर तो सेल मर जाएगा, पैथोजन मर जाएगा एंड ह्यूमन वेलफेयर में वो चीज़ काम आएगी. इसलिए हम सल्फोनामाइड्स यूज़ करते हैं जो कि फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं. आपका सल्फोनामाइड्स इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. ठीक है, आपको बेसिकली ये 3 पॉइंट याद रखने हैं. कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस हम सल्फोनामाइड क्लासेस ऑफ ड्रग्स से करते हैं, विच इज़ अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ताकि फोलिक एसिड बैक्टीरियल सेल के अंदर ना बन सके. एंड अगर आपसे कोई एक हायर चीज़ पूछे, जैसे एम्स में पूछा जा सकता था, लेकिन अभी क्योंकि एम्स जिप में सारे मिक्सड हो चुके हैं, सारे कंबाइन हो चुके हैं, इसलिए आपसे प्रोबेबिलिटी कम है. लेकिन अच्छी बात है अगर आपको पता हो दैट बेसिकली एंजाइम कौन सा इनिबिट हो रहा है, दैट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, दैट इज DHFR. एंड तीसरा इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल इनिबिटिंग अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. बेसिकली एथेनॉल इज द इनिबिटर, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इज द एंजाइम जिसका नॉर्मल सबस्ट्रेट होता है मेथनॉल. ठीक है, क्योंकि एथेनॉल बहुत ज़्यादा है इसलिए मेथनॉल बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मेथनॉल पॉइजनिंग हो जाएगी. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो हमने रिवर्सिबल में कॉम्पिटिटिव की बात कर ली. कॉम्पिटिटिव में हमने ये भी बात करी दैट इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. हेंस Vmax ऑब्टेन हो सकती है. ठीक है, Vmax ऑब्टेन हो सकती है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ब्लू से दिखाया. दिस इज ब्लू लाइन इज रेफरिंग टू द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है, Vmax ऑब्टेन हो सकती है, लेकिन सिंस इनिबिटर काम कर रहा है इसलिए अफिनिटी कम हो जाएगी. अफिनिटी कम हो जाएगी तो हमने अभी बात करी थी दैट Kmax बढ़ जाएगा. आप देख सकते हैं दैट सिमिलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस पर, ठीक है, सिमिलर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस पर बेसिकली दो डिफरेंट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस है. ठीक है, Km की वैल्यू इसकी बेसिकली यहाँ पर कुछ आएगी. ठीक है, Vmax/2 यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा था और इसकी Km की वैल्यू यहाँ पर आएगी. दैट इज Km की वैल्यू बढ़ चुकी है, हेंस एफिनिटी कम हो चुकी है. हेंस हम कह सकते हैं एक समरी में दैट इनिबिटर मिमिक करेगा सबस्ट्रेट को, Vmax सेम रहेगा, Km बढ़ जाएगा. और इसके 3 एग्जांपल्स. सिमिलरली नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होगी, सीधा जाके बाइंड कर जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली Vmax को सीधा डिक्रीज कर देगा. ठीक है, ग्रीन वाली रिएक्शन आपकी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को दिखा रही है, दैट इज ग्रीन वाला नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को दिखा रहा है, दैट इज Vmax कम हो जाएगा लेकिन Km सेम रहेगा. ठीक है, आप देख सकते हैं Km सेम रहेगा लेकिन Vmax घट जाएगा. दैट इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, दैट इज फ्लोराइड इनिबिटिंग इनोलेज. इनोलेज एंजाइम किस में था, ग्लाइकोलिसिस में था. फ्लोराइड इनिबिटिंग इनोलेज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. सो हमने रिवर्सिबल में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ लिया. अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्सड अप अपनी MBBS में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल में बेसिकली आपका एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर ही बर्बाद करेगा इनिबिटर. ठीक है, एंड इसका आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, DFP. डाईआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट इज अ नर्व गैस. ठीक है, जो कि एंजाइम को कंप्लीटली डिमॉर्फ कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ देता है. ठीक है, तो रिएक्शन कैटालाइज ही नहीं हो पाएगी. ठीक है, काम ही तमाम हो गया. नाउ फाइनल कॉन्सेप्ट इसका क्या है,
इस चैप्टर का, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। आपको इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। 6 क्लासेस होती हैं जिसको आप याद रख सकते हैं ओथ लील की प्रेजेंस है। ओथ लील, OTHLIL, ओथ लील, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइसेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। ठीक है, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एंड 4 to 13 सब क्लासेस एंड आर नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर। एंड उस 4 डिजिट नंबर का सबसे पहला डिजिट इस क्लास को ही सिग्निफाई करता है। सपोज उस मतलब कोई एंजाइम कमीशन नंबर है, एंजाइम कमीशन नंबर हम बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं। एंजाइम कमीशन नंबर आपका मतलब 2231, सबसे पहला डिजिट क्या है 2 सिग्निफाई करेगा दैट इट बिलोंग्स टू ट्रांसफरेजेस क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ट्रांसफरेज क्लास। ठीक है, इसलिए आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। ऑर्डर आप कैसे याद रखेंगे, ओथ लील। ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में। ट्रांसफरेजेस बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स को कैटेलाइज कर रहे हैं। हाइड्रोलेजेस बेसिकली क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं यूजिंग वाटर। ठीक है, लाइसिस क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट वाटर, किसी भी और तरीके से बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं। आइसोमरेजेस क्या कर रहे हैं, आइसोमराइजेशन करवा रहे हैं। अगर आप अपनी ग्लाइकोलिसिस को याद रखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में ऐसे स्टेप्स हैं। ठीक है, फॉस्फो एक्सो आइसोमरेज एंड ट्राइओस आइसोमरेज, 2 स्टेप्स हैं ऐसे, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन याद आ रही होगी। एंड लाइगेजेस जो कि 2 कंपाउंड्स को जोड़ने का काम करते हैं। लाइगेशन करना मतलब जोड़ना। नाउ तीसरा क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में आया था वो इस पैराग्राफ से आया था। ठीक है, एंड बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी तरह का क्वेश्चन था क्योंकि अपनी एनसीईआरटी की बेसिक थ्योरी को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था, बेसिकली ही एनटीए वाले क्या करते हैं, वो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के डाल देते हैं। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन हमें मिला था दैट इज हमारी बैच को मिला था, दैट वाज बेसिकली अब एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उसमें भी वही आंसर दिया हुआ था जो कि आंसर हमें पकड़ाया गया। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की भी उसको चेंज नहीं किया हुआ। क्यों, क्योंकि वो बहुत लेजी है, वो लोग डायरेक्ट आंसर को चिपका देते हैं। लेकिन फिर भी इस बार हम लोग अपनी एनसीईआरटी को ही एनसीईआरटी माता समझकर, बाइबल समझकर सिर्फ उसी की डेफिनेशन को रटेंगे, है ना, मतलब समझेंगे भी एंड साथ में रटना तो है ही यार, ताकि हमें मेमोरी में रहे वो चीज़। नाउ बेसिकली कोफैक्टर्स क्या करते हैं, कोफैक्टर्स बेसिकली एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, है ना। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, कोफैक्टर इज बेसिकली व्हाट, अ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मेक्स द होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम जिसके पास कंप्लीट कैटालिटिक एफिशिएंसी हो टू कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन विद इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। एपो एंजाइम थोड़ा बहुत काम कर पाएगा, कोफैक्टर अगर उसके साथ जुड़ गया तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कोफैक्टर 3 तरह के दिए हुए हैं यहाँ पर, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटलाइन्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। इसके एग्जांपल क्या है, पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेजेस जो कि कैटेलाइज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 टू वाटर एंड ऑक्सीजन, है ना। आपको बेसिकली 3 ही चीज़ें याद रखनी है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है एंड मेटलाइन्स है। ये तो एग्जांपल्स हो गए। बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मेटलाइन है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर बाउंड टाइटली टू द एपो एंजाइम, कोएंजाइम्स आर बाउंड वीकली और ट्रांजिएंटली टू द एपो एंजाइम। ठीक है, एंड मेटलाइन्स तो बेसिकली पार्ट ही बन जाते हैं पूरे एंजाइम का। नाउ ठीक है, आपको ऐसे डिफरेंसेस भी याद रखने हैं। सो हम बात कर रहे थे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का एग्जांपल है हीम। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज, है ना। नाउ बेसिकली फिर हमने कोएंजाइम की बात करी, कोएंजाइम में ट्रांजिएंट एसोसिएशन है विद द एपो एंजाइम, है ना। एंड इसका एग्जांपल क्या है, विटामिन्स सच एज NAD एंड NADP। आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दैट ये NAD एंड NADP बहुत सारे और अदर एंजाइम्स का भी पार्ट होते हैं जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो कि आपकी लिंक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। दैट इज पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कैटेलाइज करता है, उसमें भी आपका कोएंजाइम्स यूज होता है ना। नाउ नेक्स्ट इज मेटलाइंस। मेटलाइंस फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, याद रखना, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स नॉट कोवेलेंट। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द साइड चेन्स एट द एक्टिव साइड। हमने बात करी थी एक्टिव साइड पर बेसिकली अमीनो एसिड्स ही होते हैं ऑफ द प्रोटीन। नाउ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द साइड चेन्स एट द एक्टिव साइड एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्टिव साइड के साथ भी बाइंड कर रहा है और साथ ही साथ सबस्ट्रेट भी बाइंड कर रहा है, लेकिन थ्रू व्हाट, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, याद रखना। नाउ ऐसे तरीके के एंजाइम जिसमें मेटलाइंस एक कोफैक्टर की तरह एक्ट कर रहा हो उसे हम मेटालो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, मेटालो एंजाइम। नाउ बहुत अच्छा एग्जांपल है जिंक। जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड साथ ही साथ याद रखना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का भी पार्ट होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, याद रखना। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की बात हमने अभी कहाँ पर करी थी, हमने करी थी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर। याद करो कहाँ पर बात करी थी, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर। दैट एथेनॉल इनहिबिट्स अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जिसका नॉर्मल सबस्ट्रेट कौन होता है,
मेथनॉल होता है, वेरी गुड। नाउ आखिरी लाइन इस चैप्टर की, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, दैट अगर कोफैक्टर को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो एंजाइम एफिशिएंसी तो छोड़ो, अपनी पूरी कैटालिटिक एक्टिविटी को ही खो देता है बहुत बार, है ना। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट when the cofactor is removed from the enzyme। इससे आपको पता चलता है that what is the importance of the coenzymes, cofactors, prosthetic groups and the metal ions in the efficiency of enzyme catalysis। So with that I conclude the summary of this chapter that is known as biomolecules। Biomolecules आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पर हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट की बात करी है ना। यहाँ पर आप प्लीज़ एक बार समरी को भी पढ़ लीजिएगा, है ना, एंड एक बार आप एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड कर लिएगा अपनी बेसिक थ्योरी में, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर ज्यूटर आयंस की बात करी है, बॉल्स्टिक मॉडल्स की बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गम्स, जो कि मैंने आपको बताया था एराबिनोज के पॉलीमर्स होते हैं, एराबिनोज के पॉलीमर्स होते हैं, वहाँ पर हमने ऊपर बात करी थी, ठीक है। विद दैट आई कंक्लूड द लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।